रिपोर्ट है 2017 में, उन्होंने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने पाया था कि जो है इंटरनेट यूजर अगर हम देखें तो हर तीसरा बंदा या तो कोई बच्चा है या फिर जो है माइनर उम्र का है। तो ये बहुत एक सोचने का विषय है कि बच्चे, हर तीसरा जो इंटरनेट यूजर है वो बच्चा है। तो हमें उनको उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी देनी पड़ेगी ताकि वो जो है इंटरनेट को इस्तेमाल करते समय सुरक्षित रहें। तो उस बारे में आज हम जो है आपसे विषय करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे आपकी जानकारी में होगा सर, पीछे एक गेम बड़ा फेमस हुआ था ब्लू व्हेल के नाम से, जिसमें काफी बच्चों ने जो है खुदकुशी भी की थी। तो वो सारी जो घटनाएं घटी, उसका मेन कारण यही था कि बच्चों के पास जो है पूरी जानकारी नहीं थी कि वो चीज क्या है। उनका जो है माइंड उन्होंने वॉश करके उनसे जो है ऐसी जो एक्टिविटीज कराई जिसमें काफी बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई। तो इस तरीके से सर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो है पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सुझाव देना है कि जब भी कोई बच्चा आपका इंटरनेट यूज कर रहा है या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, तो उस दौरान आपकी क्या जिम्मेवारियां होंगी? उसमें एक तो हमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये बोलना पड़ेगा। हमें भी पता है ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स जो है अनपढ़ है या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो उस केस में हमें उनको थोड़ा सा जो है बताना पड़ेगा कि जो आपको भी इस चीज के बारे में सीखना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चा, जो आपका बच्चा है वो क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, उस पर थोड़ा आप नजर रख सकें। वो बहुत जरूरी है। दूसरा एक ये कि जो भी साइट बच्चे विजिट कर रहे हैं उसका आप बुकमार्क बना सकते हैं कि ज्यादा वो इधर उधर ना ढूंढे, जो डायरेक्ट जो काम की चीज है उसको सर्च करें और सिर्फ उसी पे बना रहे। क्योंकि इंटरनेट खुद में एक बहुत लंबी चौड़ी जो है दुनिया है, उस पर बहुत अच्छी चीजें भी हैं और बहुत बुरी चीजें भी हैं सर। तो वो हमें बच्चे को स्टार्टिंग से कि जब वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो उसको ये चीज समझानी पड़ेगी हमें कि इसमें जो अच्छी चीजें हैं हमें उसी की तरफ जाना है, ना कि नेगेटिव साइड को जो है इसमें हमें देखना है। दूसरा सर, मैं एक आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं तो उसमें मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसका सेशन थोड़ा लंबा ना रखें, 30-40 मिनट का एक सेशन रखें और उसके बाद उसमें आप 15-20 मिनट का गैप दें। उसमें आप बच्चों को कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं ताकि एक तो वो लगातार जो है स्क्रीन पर देखते रहेंगे तो उससे आई साइट पे जो है बहुत फर्क पड़ता है। 30-40 मिनट का सेशन हो, उसके बाद 15 मिनट का आप गैप दे दो, उसमें कोई एक्टिविटी दे दो कि आप कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी जो भी आपको ठीक लगेगी आप ये करके आओ, 15 मिनट के बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। ताकि उसमें ये है कि बच्चे की आई साइट पे भी जो फर्क ना पड़े और उनका थोड़ा जो है माइंड भी रिलैक्स हो सके। फिर सर हम बात करेंगे पासवर्ड्स जो है। पासवर्ड हम जो आप, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, आप जो ऑनलाइन टीचिंग जो क्लासेस लेते हैं वो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है मैसेजेस शेयर करते हैं। तो उसमें मेरी आपसे ये रहेगी रिक्वेस्ट सर कि जो आप मैसेज हैं वो सिर्फ जो आपके जेन्युइन ग्रुप्स हैं उसी में शेयर करें, कोई थर्ड पर्सन को या किसी अननोन पर्सन के थ्रू वो लिंक ना शेयर करें, क्योंकि उसमें काफी इंफॉर्मेशन आपके बच्चों की भी रहती है पर्सनल और आपकी खुद की रहती है। उसको जो है सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो कोई भी किसी भी अननोन मैसेज का कि सर लिंक भेज दो, हमारे पास लिंक नहीं पहुंचा, पहले आप उस चीज को वेरीफाई करो कि जो ये पर्सन लिंक मांग रहा है ऑनलाइन क्लास का, क्या वो हमारे स्कूल के बच्चे का पेरेंट ही है, कोई अननोन पर्सन तो नहीं। इस चीज की जरूर आप ध्यान रखें। अगर आप किसी अपने स्टूडेंट का भी कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में भी एक पासवर्ड, आजकल हम जो है बहुत जो है कहीं अपना डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं या घर का एड्रेस यूज कर लेते हैं, उस चीज से आप थोड़ा रिफ्रेन करें
पासवर्ड हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर भी आए, स्मॉल भी आए, जो अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं @, इनका इस्तेमाल करें। फिर जो है नंबर्स का इस्तेमाल करें, ताकि जिस उसको क्रैक करना जो है मुश्किल हो। एक सिंपल पासवर्ड बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है, उसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादातर यूज करते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर ही अपना पासवर्ड रख लिया ताकि मैं याद कर सकूं। हम उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ प्लस अपना नाम या कुछ ऐसा एड्रेस प्लस कोई ऐसा आपका यूनिक नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, बीच में कोई भी सिंबल इस्तेमाल करके वो क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है सर। इसके बाद सर ईमेल्स आप सब यूज कर रहे हैं, टीचिंग के लिए भी हम कई बार मेल्स भेजते हैं कि आपका जो है कोई मटेरियल है वो शेयर कर रहे हैं आप बच्चों के साथ, या आपके पास कोई ईमेल आ रही है, तो उस ईमेल को खोलने से पहले ये वेरीफाई करो कि वो वेरीफाइड सोर्स से आ रही है। ईमेल स्पूफिंग एक चीज है, उसमें आपको लगेगा कि ये जेन्युइन किसी जो है स्कूल नेटवर्किंग साइट से आई है या बोर्ड से आई है, बट आप उसके जब ड्रॉप डाउन में शो मोर का ऑप्शन आता है ईमेल में, अगर आप देखोगे तो जो हेडिंग है उसके नीचे एक ऑप्शन आता है शो मोर। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जेन्युइन उसका ईमेल एड्रेस दिखेगा, वो कोई XYZ होगा अगर वो फेक है। अगर वो जेन्युइन होगा तो जिस नाम से वो आया है, जिस भी डिपार्टमेंट के थ्रू आया है, तो उसका @ करके वो आईडी जरूर मिलेगी आपको ऐड। इस चीज से जरूर आप सावधान रहे। कोई भी ऐसी ईमेल जिसमें कोई भी गवर्नमेंट नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट से ही आई है। उसको एक बार अच्छे से जांच ले कि ये जो ईमेल आई है क्या ये सच में सही रास्ते से आई, उसके बाद ही आप उस पर क्लिक करें, क्योंकि ये ईमेल्स जो होती हैं ये सारी वायरस एन्क्रिप्टेड होती हैं, स्पैम्स होती हैं, इसमें हमारा जो सिस्टम है वो सारा जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम जो वेबसाइट यूज करते हैं, कई बार हम टीचिंग के लिए भी जो है सर्च करते हैं कुछ मटेरियल की, ऐसा कि हम बच्चों को दे पाए कुछ इमेजेस, कुछ ऐसा कि वो इंटरेस्टिंग हम ऑनलाइन सेशन को बना सकें। तो इन दैट केस में आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आप साइट अगर विजिट कर रहे हो तो उसमें ये जरूर चेक करें कि वो साइट सिक्योर है या नहीं है। उसका चेक करने का तरीका ये है सर, जब हम गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कुछ भी साइट खोल रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग में 4 वर्ड्स लिखे होते हैं HTTP, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज का कोड है, लेकिन जहां साइट सिक्योर होगी वहां 4 अक्षर नहीं आपको 5 अक्षर मिलेंगे स्टार्टिंग में HTTPS। तो आप ये जरूर जांच ली जो भी साइट आप विजिट कर रहे हैं उसमें वो S शब्द लिखा हुआ है या नहीं। आपको वैसे नजर नहीं आएगा, जो आपका टॉप जो होता है जहाँ पे हम सर्च करते हैं वहां पे आप क्लिक करोगे तो www. जो आता है उससे आगे ही ये आता है HTTP। अगर वो साइट सिक्योर्ड नहीं है तो वहां पे HTTP लिखा होगा, अगर वो साइट सिक्योर्ड है तो वो HTTPS लिखा होगा। वो S बहुत जरूरी है। उस केस में आपका जो डाटा है पर्सनल वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि वो सारी सिक्योर्ड साइट होती है, पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सिक्योरिटी लेवल जो है S वहां लगता है। इसके बाद सर जो आप क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में, तो उसमें एक मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सब अपने अपने घर बैठे हैं, हमें नहीं पता कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो इन दैट केस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप क्लासेस ले रहे हो ऑनलाइन तो उसमें आप जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि भाई अपना आपको कैमरा ऑन करके रखना है, माइक म्यूट रखो बट कैमरा अपना ऑन रखो, ताकि आप ये देख सको कि बच्चा सच में इंटरेस्ट लेके बैठा भी है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चल रही है कि उसने लॉगिन कर रखा है और जो है पीछे वो अपना कुछ भी कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोरोना के कारण एजुकेशन में बड़ा फर्क पड़ा है ऑनलाइन लर्निंग की। ना तो बच्चों को आदत है ना हमें आदत है कि हम जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे। तो उसमें सर ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि बच्चों को ये चीज आप जरूर बोलें कि अपना कैमरा ऑन करके ही आप क्लास अटेंड करोगे, ताकि आपकी नजर उन पे रहे कि वो सच में इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं या नहीं। एक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेरेंट्स को जरूर बताएं कि जब आप
वो पेरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए मोबाइल फोन्स दे रहे हैं, तो एक चीज जरूर रखें कि जो उनके पेमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है या पेटीएम है, उनके जो सिक्योरिटी पिन्स हैं वो बच्चों के साथ शेयर ना करें। हमारे पास पीछे कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें कुछ बच्चों ने क्या किया, 3-3 लाख रुपए जो है गेम्स में जो है पेड कर दिए हैं। बाद में पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारे खाते से तो 3 लाख रुपए कट गए हैं, 1000 रुपए कट गए हैं। तो उस केस में जब हमने वो इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि ये पैसा तो जो है सारा गेम खेलने के लिए जो है खराब किया गया है। उसमें गलती पेरेंट्स की ये रहती है, जो पेमेंट ऑप्शंस में पिन जो है बच्चों को बता देते हैं बेटा इसका पिन ये है, तो कई बार वो क्लास अटेंड करते करते भी, क्योंकि ज्यादातर जो है ये सॉफ्टवेयर फ्री हैं जिनसे हम जो है क्लास दे रहे हैं, जूम ऐप है या जो है डीओ ऐप है या कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इनमें कई बार ऐड पॉपअप हो जाती है और बच्चा बिना जानकारी के उन एड्स पे क्लिक कर देता है और उनमें ज्यादातर में पेमेंट के ऑप्शन भी होते हैं और बच्चे अनजाने वो पेमेंट कर देते हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेरेंट्स को बोलें कि जो आपके यूपीआई पिन है वो बच्चों के साथ शेयर ना करें। ये सावधानी जरूरी है सर। बहुत लोगों ने इसमें बहुत पैसा खोया है और वो बच्चे को कुछ बोल भी नहीं सकते। उस केस में ना तो वो फ्रॉड हुआ, ना हम इन्वेस्टिगेट कर सकते, और वो पैसा गया भी है और बहुत लॉस होता है उस चीज का, और वो आना मुश्किल है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप खुद के बच्चों से भी और पेरेंट्स को भी ये बात बोलो कि जो अपने पिन्स हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के वो बच्चों के साथ शेयर ना करें। इसके बाद सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा इंटरनेट एटिकेट्स। जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है ऑनलाइन एटिकेट्स। जैसे हमारे क्लास में बच्चे एक सभ्याचार के साथ बैठे होते हैं, सेम उसी तरीके से हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो हैं इंटरनेट पे जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उस टाइम एक सभ्याचार के तरीके से बैठे, बच्चे भी साथ में हम भी। ये ना हो कि हम क्लास तो ले रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ भी अपना घर का पर्सनल काम कर रहे हैं उस चीज का, क्योंकि जैसा हम रिएक्ट करेंगे बच्चे भी उसी चीज का रिस्पॉन्स उस हिसाब से देंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ हम कम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो टीचर भी जो है नहीं लेगा। तो ये एटिकेट्स। दूसरा, कुछ ऐसा मैसेज हम ग्रुप में नहीं डालें जो हमारी सोच को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन क्या पता वो सामने वाले की सोच को सेटिस्फाई ना करे। जो ग्रुप्स बने हैं उनको लिमिटेड रखें कि सिर्फ एजुकेशन बेस्ड जो है क्लासेस के लिए बनाए गए हैं, तो उसमें इतना ही हम मटेरियल शेयर करें जो हमारी क्लासेस से रिलेटेड हो। फालतू का जो भी कोई भी फॉरवर्डेड न्यूज है, कोई ऐसा हॉट टॉपिक है जो मीडिया में चल रहा है उसको शेयर ना करें, क्योंकि आजकल जो हमारे देखने में आया है तो ज्यादातर लोग फेसबुक के जो है मैसेजेस वो फॉरवर्ड कर देते हैं, व्हाट्सएप के जो है ग्रुप्स के मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। वो सारे सर अनवेरिफाइड न्यूज होती है, बहुत सी न्यूज फेक होती है, बहुत सॉफ्टवेयर है जिसपे आप चाहो वैसी न्यूज बना सकते हो अपने हिसाब से और आपको लगेगा कि ये जेन्युइन न्यूज है, लेकिन वो फेक न्यूज होते हैं। आजकल फेक न्यूज बहुत चल रही है, तो उस चीज से बचने के लिए यही तरीका है कि हम जो अपने ग्रुप्स है टीचिंग रिलेटेड या लर्निंग रिलेटेड, उसमें अपना जो टीचिंग का और लर्निंग का मटेरियल है सिर्फ उसी पर ध्यान रखें और फालतू कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ये रिक्वेस्ट रहेगी। उससे ये रहेगा सर, किसी के जो है हमारी थिंकिंग हमारी पर्सनल है, वो हम टीचिंग के थ्रू किसी पर थोप नहीं सकते। वो हर किसी का अपना जो है माइंडसेट है, वो सीखता है। हम सिर्फ राय दे सकते हैं और वो राय हमें ऐसे नहीं देने की हम कोई भी अनवेरिफाइड न्यूज जो है शेयर करें। उसमें बड़ा असर, कल को अगर वो न्यूज गलत निकलती है तो उसमें ये होता है कि हमारा जो छवि है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि सामने वाला फेक न्यूज जो है वो फैला रहा है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सर आपसे। इसके बाद सर हम जो है डिस्कस करना चाहेंगे, जो क्लासेस आप ले रहे हो उस पे बच्चों का जो नाम है वो मत उसको डायरेक्टली यूज करो, बोर्ड नेम्स यूज कर सकते हो, रोल नंबर्स यूज कर सकते हो, ताकि
अगर कोई थर्ड पर्सन उस चीज का एक्सेस भी कर लेता है तो उसके पास बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना जाने पाए। क्योंकि पीछे हमारे पास केस आए थे 2 स्कूल से कि हमारे पास फोन आया सर और बोला कि हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें उनकी फीस जमा करानी। तो उस फीस जमा कराने के नाम पे जो है उन लोगों के साथ उन स्कूल के साथ 50-60 हजार रुपए की ठगी हुई इसी बेस पे, क्योंकि उनके पास एक्सेस आ गया था कि वो बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। उन्होंने उनका नाम वगैरह बताया कि इस नाम का बच्चा है जो आपके स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी हमें फीस जमा करें। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कोई भी आप ऐसा ग्रुप बना रहे हो तो उसमें जो बच्चों को बोलो कि आप अपना इंडिविजुअल नाम की बजाय अपना रोल नंबर यूज करो, या कोई ऐसा डाटा आप बनाओ कि वो कोड नेम बेस हो जिसका एक्सेस आपको हो या सिर्फ उसको हो जिसके नाम पे वो कोड बनाया गया, किसी थर्ड पर्सन को उसका नाम। क्योंकि ऑनलाइन जो स्पेस है ये बड़ा खतरनाक स्पेस है। इसमें सर हमें खुद नहीं कई बार जानकारी होती कि हमने कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर या कौन सा ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया है जिससे हमारा जो है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो उस केस में अगर हमारा सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो अगर हम कोड नेम्स के साथ अगर हम उस चीज को यूज करते हैं ट्रेनिंग को लर्निंग को, तो उसमें सर ये होता है कि सामने वाले को सोचना पड़ेगा कि भाई ये कोड नेम है क्या। उसको डायरेक्ट किसी बच्चे का नाम या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिले। और जहां तक मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ग्रुप्स में ना मांगे, टीचिंग ग्रुप्स में आप इंडिविजुअली कॉल करो या मैसेज उस पर्सन को, उस पेरेंट्स को कांटेक्ट करके भाई आपका बच्चा क्यों नहीं अटेंड कर रहा है या क्या दिक्कत आ रही है। तो ये थोड़ी सावधानियां सर हमें ऑनलाइन जो है टीचिंग में बरतनी पड़ेगी, तभी जाके जो है सर हम बच्चों की और खुद की सेफ्टी रख सकते हैं। इसके बाद सर ब्रेक्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि ज्यादा लंबा सेशन हम ना रखें क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को टीचिंग से अलावा भी वो बहुत टाइम जो है मोबाइल पे वेस्ट करते हैं गेम खेलने में या किसी ना किसी एक्टिविटी में। तो हम इतना रखें कि बीच में उन्हें ब्रेक्स भी दें, कुछ उनको टास्क भी दें ताकि अगर हम उनको ब्रेक दे रहे हैं तो उस दौरान भी वो कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करें। और टास्क इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, कोई सर कोई ऐसा डिबेट हो सकती है या कुछ ऐसा कि आप घर पता करके इस चीज पे डिस्कस करके हमें बताओ, जो एक सामाजिक जो है उसमें एक सामाजिक चीज भी सिखाने की हम कोशिश कर सकते हैं इन बिटवीन कि आप बात करो बड़ों से डिस्कस करके इस बारे में कि उनके टाइम पे ये चीज कैसे होती थी अब कैसे हो रही है, ताकि ये है कि बच्चों को भी इस चीज का पता चले कि हाँ जो आज हमें मिल रहा है उनको बड़ी इजीली मिल रहा है लेकिन उस चीज के लिए आपको या हमें बड़ा सफर करना पड़ा। तो उस चीज का भी एहसास कराना बहुत जरूरी है कि बच्चे जो पेरेंट्स उनको दे रहे हैं वो बड़ी मेहनत के बाद दे रहे हैं, उसका ऐसे नाजायज फायदा ना उठाए। तो इस तरीके के टास्क आप उनको दे सकते हो जिससे उनको इस चीज की भी समझ लगे कि हाँ जो उनके पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनत के साथ उनको पढ़ा रहे हैं और वो भी उस चीज को उतनी जिम्मेवारी के साथ ले। इसके बाद सर मैं आपको जो है बात करना चाहूंगा लिंक्स के बारे में। जो है हम ज्यादातर अनपेड एप्स यूज करते हैं, फ्री में हमें अवेलेबल हो जाती है, वो आती हैं सर विद एड्स। कोई भी जो ऐप बनाने वाला है वो फ्री में ऐप नहीं बनाता, वो भी ये सोचता है कि मैं कुछ पैसे कमाऊंगा, तभी जो है उसी मकसद से वो ऐप जो है बनाता है। तो उसमें क्या होता है सर, जब वो ऐप बनाई जाती है तो वो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ टाई अप करता है, गूगल एड्स है, ऐसे करके काफी चीजें हैं जिसमें क्या होता है वो एड्स डिस्प्ले होती रहती हैं और कई बार गलती से हमसे ही उन एड्स पे क्लिक हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी कई बार उस पर अच्छी एड्स भी आ जाती हैं और बुरी एड्स भी आ जाती हैं। तो जब भी कोई ऐसी एड आती है कि जो अच्छी नहीं है, जिसका बुरा जो है दिमाग बच्चों के जो है दिमाग पे बुरा असर पड़ सकता है, तो उस एड का ऑप्शन भी होता है, वहां पे एक क्रॉस भी लगा होता है, हम उसको काट भी सकते हैं और उसमें एक सजेशन दे सकते हैं कि ये जो है एड है वो बुरा प्रभाव डाल रही है बच्चों पे, तो इसको डिस्प्ले ना करें। तो जितना हम उस चीज को रिपीट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम होगा कि जो वो एड है उस तरीके की बच्चों के सामने नहीं है।
चाहे वो आपका बच्चा है या आपका स्टूडेंट है, मैं दोनों केस में ये बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसी ऐड अगर आपको भी आपके मोबाइल पे सर्च करते हुए नजर आ रही है या ऑनलाइन साइट पर आ रही है, उसमें क्रॉस का ऑप्शन जरूर दबाएं और उसके बाद उस पर सजेस्ट करें कि जो ऐड है ये थोड़ा जो है बुरा प्रभाव डाल रही है, ये अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही, कृपया करके आप इसे रिमूव करें। जितना ज्यादा हम इस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसका असर होगा और भविष्य में वैसी ऐड हमें उस जो है साइट पे या उस एप्लीकेशन पर नजर नहीं आएगी। इसके बाद सर मैं बात करना चाहूंगा, जो बच्चों के माता पिता हैं उनको आपको ये चीज समझानी है कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको फोन देंगे या लैपटॉप देंगे, आप साइड में बैठ जाओ आराम से, उन पर कोई ध्यान ना रखो। जितनी जिम्मेवारी आपकी हमारी है उतनी ही जिम्मेवारी आपकी भी है। जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपका जो बच्चा है वो सच में उसको इंटरेस्ट के साथ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको मिनिमाइज करके कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में गेम खेल रहा है। इस चीज के लिए पेरेंट्स की बहुत जिम्मेवारी बनती है सर, ये चीज आपको उनको समझानी है कि हमारे साथ साथ आपका भी ये जो है जिम्मेवारी, आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चे पर उस टाइम जब हमारे पास क्लास में है तो वो जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे साथ साथ जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि आप बच्चे पर नजर रखें कि वो सच में पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करो कि हाँ उनको बताओ कि हाँ ये एप्लीकेशन है, इसमें इस तरीके से काम होता है। अगर बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं कैसे चलती है, तो इन दैट केस आप भी बच्चे को बता सको कि भाई ये एप्लीकेशन ऐसे चलती है, ले हम खोल के देते हैं तेरे को, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास अटेंड करो और अच्छे से अटेंड करो। थोड़ी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसका असर ये होगा कि सर पेरेंट्स को भी जानकारी रहेगी कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और एक इफेक्टिव लर्निंग सर उस तरीके से हम जो है बच्चे की कर पाएंगे। बहुत से माँ बाप हैं जो अनपढ़ हैं सर, उनको जानकारी नहीं कि ऑनलाइन लर्निंग होती कैसे है, कैसे जो है पढ़ा रहे हैं क्या है। उनको लगता है कि ये स्कूल्स तो बंद हो गए हैं, लेकिन एक फालतू की जो है एक्टिविटी है पैसे कमाने के लिए, फीस लेने के लिए, तो उसमें हमें उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सर कि हाँ हम ये इस तरीके से करा रहे हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही हम ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ा रहे हैं। ये मजबूरी हमारी है, हम सब की है कि ये बीमारी के कारण हम जो है स्कूल्स नहीं चला पा रहे हैं, वो बच्चों की सेफ्टी के लिए है। और जो ऑनलाइन क्लासेज है वो इसलिए है कि बच्चा जो है वो एजुकेशन में जो है पीछे ना जाए, हम उसको साथ ही साथ उनके एजुकेशन को अपडेट रख पाए। तो ये बहुत जरूरी है सर, आप पेरेंट्स को भी जो है काउंसिल करो और उनको भी बताओ कि ये थोड़ा इस तरीके से जो है ये ऐप्स फंक्शन करते हैं और इसमें ये बातें जो है होती है। इसके बाद सर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कोई भी आप साइट विजिट कर रहे हो या कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है कुकीज का। कुकीज एक टेक्निकल टर्म है, उसमें क्या है, उसमें कई बार हमारा पर्सनल डाटा जो है शेयर हो जाता है या जो हमने सिस्टम में स्टोर कर रखा वो शेयर हो जाता है। कई साइट्स ऐसे हैं सर जिसपे जो है अपने आप बिना कुछ क्लिक किए जो है एड्स अपने आप उभर के सामने आ जाते हैं हमारे। आपने भी देखा होगा कि हमने क्लिक तो कुछ किया लेकिन ऐड कुछ और डिस्प्ले हो रही है, उनको हम पॉपअप्स बोलते हैं। वो ऑटोमेटिकली कुछ साइट पे पैसे कमाने के लिए जो है वो एड्स दी जाती है। उनको रोकने का तरीका ये है कि सर हम जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो हमारा क्रोम है उसकी सेटिंग्स में जाके हम उस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं कि जो पॉपअप है वो ना आए। उसका ऑप्शन है सेटिंग्स में जाके आप पॉपअप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको ब्लॉक करें कि कोई भी अगर हम साइट खोल रहे हैं तो हमें कोई भी हम साइट अगर खोल रहे हैं तो उसमें ये हो कि जितना हमें चाहिए है हम उतना ही डाटा हमारे पास आए, कोई भी अनवांटेड चीज हमारे पास ना आए या बच्चों के पास ना आए। उसके बचने का तरीका यही है कि हम उस साइट पे या उस एप्लीकेशन पे जो है पॉपअप्स को ब्लॉक कर दें। पॉपअप्स ब्लॉक करने का सिंपल सा एक तरीका है, सेटिंग्स में जाके आप सर्च करोगे, अगर आपको नहीं सामने नजर आ रहा तो सेटिंग्स में आप जाओगे जब किसी भी ब्राउजर की,
तो उसमें आप सर्च कर सकते हो पॉपअप नाम से। और जब आप पॉपअप लिखोगे तो उसकी प्रॉपर सेटिंग्स आ जाएगी, वहां आप पॉपअप ब्लॉक कर सकते हो। दूसरा जो कुकीज का है सर, कुकीज में जो अनवांटेड साइट्स है, हम जो थर्ड पार्टी साइट्स हैं उनसे हम कुकीज ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें हमारा ये प्रॉफिट होगा कि जो हमारा पर्सनल डाटा है या कोई ऐसा डाटा जो हमने सिस्टम में स्टोर कर रखा हो वो शेयर नहीं होगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली जो प्राइमरी लेवल पे तो जो है वेरीफाइड साइट यूज कर रहे हैं, बट उन्होंने क्या है कुछ पैसे कमाने के लिए एड्स अपनी साइट्स पे डाल दी, तो कई बार वो हावी हो जाती हैं। कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है कि वो साइट तो बनानी है, एड किस तरीके से लेनी है, तो उसमें वो अनवांटेड जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है एक्सेस उन साइट्स एड्स को मिल जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग वो पॉपअप होती रहती है। तो उन चीजों से बचने का तरीका यही है, एक तो हम जो है पॉपअप्स ब्लॉक रखें अपने इंटरनेट में एक्सप्लोरर में, दूसरा जो है हम कुकीज जो थर्ड पार्टी कुकीज उसको ब्लॉक करें। वो भी आपको सेटिंग्स में मिलेगा, जब आप सेटिंग में सर्च करोगे कुकीज के नाम से तो आपको मिल जाएगा, वहां आप कुकीज जो है ब्लॉक कर सकते हैं। कोई आपकी वेरीफाइड साइट है, अगर आप वो खोल रहे हो और वो नहीं खुल रही, उसमें आपको एरर जरूर शो करेगा कि आपने जो है कुकीज ब्लॉक कर रखी है, इस कारण ये साइट नहीं खुल रही। तो उस केस में एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप सिर्फ इस साइट के लिए कुकी अलाउ कर सकते हो, जो हमारी जेन्युइन या कोई स्कूल की साइट है या बोर्ड की साइट है जो हमें एक्सेस करनी जरूरी है, और वो सिर्फ इस कारण नहीं खुल रही कि हमने कुकीज ब्लॉक कर रखी है या पॉपअप्स ब्लॉक कर रखे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा सर, कभी आप पॉपअप आते हैं तो उसमें ऊपर में जहां हमने ब्लॉक कर रखा होता है, तो जो हमारा सर्च बार होता है क्रोम में, उसके साइड में एक कांटा लग के एक बॉक्स आ जाता है। आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें नीचे 3-4 ऑप्शन आते हैं, अलाउ पॉपअप्स फॉर एवरी साइट और अलाउ पॉपअप फॉर दिस साइट ओनली। तो आप वो काम कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर जो आपकी इंपॉर्टेंट साइट है उसके लिए आप पॉपअप अलाउ कर सकते हैं। बहुत से फॉर्म हैं जो हम फिल करते हैं तो उसमें जब हम क्लिक करते हैं तो पॉपअप जो है खुलता है, एक अलग साइट खुलती है पॉपअप होके, तो वो जरूरी हो जाता है कई बार अलाउ हमें करना। तो उस केस में हमें ये नहीं है कि सेटिंग्स में जाके दोबारा हमें सभी साइट्स के लिए जो है अलाउ करना पड़ेगा, नहीं, हम वही कोने में से सिर्फ उस साइट के लिए उसको अलाउ कर सकते हैं कि इस साइट पे हमें जरूरी है पॉपअप अलाउ करना, तो सिर्फ इस साइट के लिए आप पॉपअप अलाउ कर दो। कुकीज भी इसी तरीके से, अगर कुकीज कह रहे आ रहा है कि आप ये साइट विजिट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें जो है कुकीज लगी हुई है, आपने कुकीज ब्लॉक कर रखी है, तो इन दैट केस 2 ऑप्शन आएगा, अलाउ कुकीज फॉर दिस साइट, तो वो चीज आप कर सकते हो। उसमें 2 चीजें हैं सर, आपकी जो जरूरी साइट्स हैं वो भी आप विजिट कर पाओगे और जो आपका डाटा है उसको भी आप सिक्योर रख पाओगे, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी जो अनवांटेड गेस्ट हैं हमारे इंटरनेट पे जिनको हमने नहीं बुलाया वो खुद चले आ रहे हैं हमारे पास, उनको हम रोक पाएंगे और हमारा जो डाटा है उसको सुरक्षित रख पाएंगे सर। इसके बाद सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो है, जब भी आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स दे रहे हैं तो हम एक चीज में केयरलेस हो जाते हैं, हम अपना जो है जो एप्लीकेशंस है पेमेंट वगैरह वो चेक नहीं करते। हमारे पास जब या तो मैसेज आता है डेबिट का या अकाउंट स्टेटमेंट आती है तो हम देखते हैं कि ओ हो ये तो मेरे पैसे कट गए, वो क्या पता हमें महीने में पता चले, 2 महीने में बाद पता चले। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, जब भी आप बच्चों को वो फोन दे रहे हैं या तो उनका पिन चेंज करके दें उन एप्लीकेशंस का, ताकि वो एक्सेस ना कर पाए, या फिर आप उनका जो है उन जो है आपके जो एप्स हैं जो पेमेंट एप्स हैं उनकी हिस्ट्री जरूर चेक कर ले कि उस दौरान जिस दौरान बच्चों के पास फोन था कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई जो आपने नहीं की है। और दूसरा क्रेडिट कार्ड है या एटीएम है, इनके जो पिन नंबर हैं वो बच्चों के साथ शेयर ना करें। हमारे पास पीछे कंप्लेंट आई सर, उसमें अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने एक ऑनलाइन जो है कोई टीवी ऑर्डर की थी 20-25 हजार रुपए की। जब हमने उनसे ये पूछा कि सर आपने कैसे ऑर्डर की, तो वो नहीं बता पा रहे थे। वो कह रहे थे ये मेरे बच्चे ने की है, मैं उसको लेके आऊंगा। जब वो बच्चा आया देखा हमने, वो 7-8 साल का बच्चा है, उसको इस चीज की जानकारी नहीं है कि वो किस साइट पे क्या ऑर्डर कर रहा है, लेकिन उसको इस चीज की जानकारी है कि पेमेंट कैसे करनी।
जिस चीज की जानकारी पेरेंट्स को नहीं है वहां उस बच्चे को वो जानकारी है, लेकिन उसको इतनी जानकारी है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पेमेंट सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इस चीज की जानकारी बच्चे को नहीं थी। तो इस चीज से बचने के लिए मैं यही सुझाव दूंगा कि सर बच्चे को हम लिमिटेड डाटा दें। बच्चे तेज हैं आज के बहुत, हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत तेज है, वो ऑनलाइन पैसे पे कर देता है, हमारी झंझट जो है खत्म हो जाती है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम उनसे क्या चीज पे करा रहे हैं इस चीज की जानकारी भी देना बहुत जरूरी है। या तो हम उनसे इस डाटा को दूर रखें कि हम उन्हें पिन ना बताएं, अगर बताएं तो उन्हें इस चीज के बारे में भी अवगत कराएं कि ऑनलाइन जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो कितनी गलत भी हो सकती है। कई बार हमारी नॉलेज के बिना भी हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं, वो किस तरीके से कटते हैं, ये कार्य करते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें किसी के साथ शेयर करनी है, कौन सी नहीं। जैसे क्रेडिट कार्ड है तो उसके आप आगे के डिजिट शेयर कर लो, कोई भी अगर आपसे कस्टमर केयर पूछ रहा है तो आपके जो 16 अंकों का डिजिट है क्रेडिट कार्ड का, ये एटीएम कार्ड का, वो आप शेयर कर लो। लेकिन बैक साइड पे जो 3 डिजिट का जो होता है पिन हमारा, जिसको हम सीवीवी नंबर बोलते हैं बैक साइड, तो वो हमें कभी भी शेयर नहीं करना है। ये चीज हमें बच्चों को बतानी जरूरी है कि पेमेंट में, या कई बार हम भी बात करा देते हैं कि लो जी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारा बच्चा बताएगा, कि आप जो पूछ रहे हैं ये कार्ड से देख के बता देगा। तो उसमें बच्चे को हमें पहले ये चीज जरूर बताना है कि बेटा अगर ये पूछे तो ये अंक जरूर बता सकते हो आप, लेकिन जो बैक साइड पे जो इन्फॉर्मेशन इस पे दी हुई है वो हमें किसी भी हाल में इनको नहीं बताना, ये कुछ भी बोले ना हमें इनसे पिन शेयर करना। ये रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आप बच्चों को इस बारे में बड़ी जरूर जानकारी दें। हमारे पास पीछे एक केस आया, उसमें वो था तो 17-18 साल का बच्चा, लेकिन उसने क्या हुआ, एलेक्स पे एक साइकिल बेचनी थी 3,000 रुपए की। वो साइकिल बेचने के चक्कर में उसने 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। 3,000 की साइकिल बेचने के लिए वो 3,000 की पेमेंट कर दी। जब मैंने उसके फादर से ये पूछा कि सर इसके पास 3 लाख रुपए आए कहाँ से, तो उसमें यही आया कि हमने इसको पिन बता रखा था और इसे ये करता गया। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि अगर हम अपने बच्चे को पिन वगैरह बता रहे हैं तो क्या वो इतना समझदार है कि वो उस डाटा को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसका फायदा कोई तीसरा पर्सन उठा के हमारे पैसे निकाल सकता है, या कोई हमारी और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है हासिल कर सकता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में। क्योंकि बच्चों के पास अब मोबाइल फोन या लैपटॉप या कोई भी ऐसा टेक्निकल डिवाइस ज्यादा रहने लग गया है ऑनलाइन टीचिंग के कारण, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है सर कि हम उन्हें प्रॉपर एक ओरिएंटेशन दें कि जो ये आपके हाथ में डिवाइस है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कर रहे हो, उसकी जो ओरिएंटेशन है या उसकी समझ आपको होनी चाहिए कि इसमें आपको किस चीज को छेड़ना है, कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है, कौन सी एप्लीकेशन नहीं खोलनी है, कौन सा गेम जो है आप खेल सकते हो। दूसरा सर गेम पे जो है मैं एक चीज और, आप चेक करो सर जीमेल अकाउंट्स हैं आपके या प्ले स्टोर है, कई बार हमारी जानकारी के बिना उसमें जो है हमारे ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड्स ऐड हो जाते हैं। आप उसको चेक कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके, उसमें एक ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड का, आप उसको सर्च कर सकते हो क्या आपका कोई पेमेंट मेथड तो उसमें अटैच नहीं हो, अगर हो रखा है तो प्लीज उसको आप रिमूव कर दीजिए। क्योंकि बच्चे गेम खेलते हैं तो ऑटोमेटिक वो पेमेंट जो मेथड है वो गूगल प्ले स्टोर से जो है उठा लेता है, और आपकी जानकारी के बिना और बच्चों की जानकारी के बिना वो पैसे कट जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर कोई भी ऐसा पेमेंट मेथड ऐड ना हो। अगर आपको कोई एप्लीकेशन खरीदनी है आप उस टाइम वो पेमेंट मेथड ऐड करो, कार्ड से खरीदनी करनी है या अकाउंट से करनी है या यूपीआई से करनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ऐड करके वो पेमेंट कीजिए। कभी भी ये डाटा आप स्टोर मत रखना कि पेमेंट का जो भी मेथड है मैंने बाय डिफॉल्ट मेरे जीमेल में या प्ले स्टोर में मैंने सेव कर रखा है सर, वो बड़ा हानिकारक है। पीछे ऐसे ही तो हमारे पास कंप्लेंट आई थी, 2 पर्सन थे, उन्होंने क्या अपना जो है बाय डिफॉल्ट पेमेंट मेथड जो है वो जीमेल में उन्होंने सेव कर रखा था, तो किसी थर्ड पर्सन ने उनकी जीमेल आईडी हैक करके उनसे गूगल एड्स के सब्सक्रिप्शन खरीदे हुए थे, उसमें उनके 10-12 हजार रुपए यूटिलाइज हो गए थे, वो उनकी जानकारी के बगैर थे। तो ये जरूरी है कि हम कोई भी ऐसी साइट पे
जो इजीली एक्सेसिबल हो, उस पे अपना पेमेंट मेथड हो ना रखे। जैसे हम ऑर्डर भी करते हैं, जोमेटो है, स्विगी है ऑनलाइन, या डोमिनोज है ऑनलाइन, कई बार हम खाना भी जो है ऑर्डर करते हैं, उसमें भी हम जो है ये डाटा अपना सेव कर देते हैं कि अगली बार फिर करेंगे, फिर भरना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें 2 मिनट फालतू लग सकती है कि हमें बार बार भरना पड़ रहा है, लेकिन उसमें ये फायदा हमारा कि हमारा डाटा हमने सेव नहीं किया। अगर बच्चा कोई ऐसी गलती करता है, उससे किसी ऐसे अनवांटेड लिंक पे क्लिक हो जाता है, तो इन दैट केस टू हमारा डाटा सेफ है। कि जो हमारे फोन में जो हमने कोई ऐसा हमारा डाटा स्टोर नहीं करके रखा जिससे हमारे पैसे या कोई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो उसके से। इसके बाद सर मैं एक चीज और ये आपसे कहना चाहूंगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, पीछे ट्रैफिक वाले हमारे सर थे, उन्होंने भी बोला कि आप फोटो खींच के रखो, ताकि कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप उनको दिखा पाओ कि हमारे पास अभी ओरिजिनल तो नहीं है, ये फोटो है। उस चीज के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप फोटो खींचो सर। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप उनको लॉक करके रख सकते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो आप जरूर लें, लेकिन उनको लॉक करके ऐसे सॉफ्टवेयर में रखें जिसमें आपने पासवर्ड लगा रखा हो। जो कोई भी आपका सिस्टम हैक करे तो उसको भी एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, भाई इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ, आपको जब ये पासवर्ड पता चलेगा तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। हम सिर्फ फोटो खींच के उनको गैलरी में ना रखें कि हमने फोटो खींच ली और हमारी गैलरी में जब जरूरत पड़ेगी हम उसको दिखा सकते हैं। उस चीज से बचें, आप ये डाटा अपने पास रखें सिक्योर, और ऐसी एप्लीकेशन में रखें या ऐसे सिस्टम में रखें जिसका आप इस्तेमाल बहुत कम करते हो, नेट सर्फ करके। या आप उनकी फोटो स्टेट करा के घर में रखें, कार्ड है आपका, फोटो स्टेट करा के आप उनको एक फोल्डर बना के रख सकते हैं। फोटो खींच के आप अपने फोन में रख रहे हैं तो वो उनको ऐसी एप्लीकेशंस में रखें जो है, कुछ है एप्लीकेशंस में आपको नाम बताना, कीप सेफ के नाम से एक एप्लीकेशन है, बहुत सी है, लॉक फोल्डर के नाम से आती है, ऐसे करके काफी एप्लीकेशंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो उस डाटा को सिक्योर रखने के लिए। उसमें आपका दूसरा फायदा ये भी होगा, वो आपके सिस्टम में है, अगर आप लॉक करके रखोगे तो आपका बच्चा भी उस चीज को नहीं देख पाएगा कि हाँ पापा का या मम्मी का क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है या क्या, और उसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, वो आप ऐसे एप्लीकेशन में फोटो खींच के आप उनको वहां सेव कर सकते हैं। वो इजीली एक्सेस नहीं होगा किसी के पास, अगर कल को आपका मोबाइल फोन गुम भी हो जाता है, इन दैट केस टू वो जो लॉक है वो नहीं खुल पाएगा। तो ये आपका उसमें फायदा रहेगा, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है बहुत कम लोग हैं जो अपने फोन में जो है पिन लगाते हैं, उसमें क्या फोन तो खुल जाता है और हमारा गैलरी का या मोबाइल का या चैट्स का डाटा इजीली हर किसी को अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो हमारे डॉक्यूमेंट है, अगर हम उनको, अगर जो हमारा चैट का डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो इन दैट केस सेफ रहेंगे और वो जो है लॉक्ड रहेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर कि आप कोई भी ऐसा पर्सनल डॉक्यूमेंट अगर अपने फोन में फोटो खींच के रख रहे हैं तो उसको कृपया जो है लॉक्ड फोल्डर में रखें, ताकि वो किसी को इजीली एक्सेसिबल ना हो सके। एक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे हमारे पास बड़ी ये आई है कंप्लेंट्स की बच्चों के साथ कोई छेड़खानी हुई है जब वो नेट पे थे, या क्योंकि बच्चे सर बहुत जो है नई नई चीजों के लिए उत्सुक होते हैं कि हाँ कोई नई चीज है, सीखने के लिए बड़ी उत्सुकता है बच्चों में, तो कई बार इस उत्सुकता के कारण वो गलत रास्ते पे भी चल पड़ते हैं और वो डरते हैं हमें बताते हुए कि अगर हम पेरेंट्स को या टीचर को बताएंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो हमें उनको इस चीज के लिए कंफर्टेबल लेवल में रखना पड़ेगा कि बच्चों अगर आपके साथ कोई ऐसी बात होती है तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम उस चीज का समाधान कर सकें। हम आपके साथ हैं, वो आपकी गलती नहीं है, आपकी जानकारी के बिना अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आप किसी ऐसी दिक्कत में आ जाते हैं जिसके कारण आप मेंटली बहुत परेशान हो रहे हो, तो वो चीज हमसे शेयर करो। हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है, समझदारी आपसे ज्यादा है, हम उसमें आपका जो है समाधान निकालेंगे कैसे ना कैसे करके। उस चीज के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेगी या स्कूल जो है टीचर डांटेंगे। हम आपके लिए यहाँ पे हैं, हम आपकी समस्याएं को दूर करने के लिए हैं।
आप हमारे साथ वो चीज डिस्कस कर सकते हो और हम उस चीज का समाधान निकालेंगे। कोई नहीं, आपसे गलती होगी, बच्चों से ही गलतियां होती हैं, ठीक है, इंसान है, हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं। कोई नहीं, आपसे गलती होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी गलती होती है तो आप हमें जरूर बताएंगे। उस चीज को छुपाना और ज्यादा जो है खतरनाक हो सकता है, उसका इफेक्ट जो है बच्चे के माइंड में बहुत गलत जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में एक सब्जेक्ट वो बहुत हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते, हम वो एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट अलग से पढ़ाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट अपने पास रखते हैं स्कूल्स में कि कुछ बच्चों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो जाके उनसे इंटरेक्ट करके वो दिक्कत शेयर कर सके। क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो बच्चों को इस तरीके से डील करता है कि मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, ना मैं आपका पेरेंट्स हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। जैसे आप अपने दोस्तों से बातें शेयर कर सकते हो वैसे ही आप मेरे से बातें शेयर कर सकते हो। मैं यह बातें किसी तीसरे बंदे को नहीं बताऊंगा और आपकी मदद करूंगा। वो चीजें हमारी कंट्री में साइकोलॉजिस्ट का इतना नहीं है। हम भी, आपको आपने देखा होगा, आपकी उम्र में भी हमारी उम्र में भी बहुत लोग हैं जो परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम किसी को बताएंगे तो वो क्या सोचेगा। वो एक दूसरे से बातें शेयर नहीं कर पाते। हमारे परिवार में भी आप देखोगे परेशान रहते हैं, हम पूछते हैं फिर भी वो नहीं बताते, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि मैं बताऊंगा तो क्या सोचेंगे, क्या रिएक्शन होगा। लेकिन वो चीजें जानने के लिए हमें पहले उनको कंफर्टेबल जोन में लाना बहुत जरूरी है कि उन्हें लगे, जो भी इस चीज से गुजर रहा है उनको ये महसूस हो कि जो सामने वाला है ये मेरी मदद करने के लिए ये सब चीजें पूछ रहा है और ये सच में मेरी मदद करेगा, ना कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा या मेरे ऊपर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा इस चीज का। तो वो चीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे देश में ये साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट जो है बहुत कम है। इस चीज को अगर हम अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना था, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। वो टाइम अलग था सर, उस टाइम में बच्चे बहुत स्ट्रांग थे। आज के टाइम बच्चे जो है बड़े नाजुक हैं और फ्रेजाइल हैं, क्योंकि उसमें सर हमारी भी गलतियां हैं। हम अपने बच्चे को जितना हो सके उतना कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े, तो जिस कारण वो सॉफ्ट नेचर के हो गए हैं और उनकी जो सहन शक्ति है वो भी बड़ी कम हो गई है सर। तो उसके लिए सर हमें बड़ा उनका दोस्त बन के और उनको समझा के इस चीज को टैकल करने की जरूरत है। डरा धमका के उस चीज को हम टैकल नहीं कर सकते कि हम डरा धमका के इनसे कुछ चीज पूछ लेंगे। नहीं सर, बच्चा पहले ही डरा होता है और उसके बाद हम उसे और डराएंगे धमकाएंगे तो वो उस पर और ज्यादा दिमाग पे उसके असर डालेगा। तो उसमें हम जितना प्यार से उसको बहला के बातों में, जितना उसको कंफर्ट लेवल में ला के उससे बात पूछने की कोशिश करेंगे, हम उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप बच्चों के साथ जब भी इंटरेक्ट करो तो उसमें बच्चों को ये लगना चाहिए कि जो हमारे टीचर हैं वो हमारे से जो है हमारी केयर करते हैं और उनको फर्क पड़ता है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं या हमें कोई परेशानी है तो उनको फर्क पड़ेगा। हमें उनको बताना चाहिए, वो हमारी मदद करेंगे सर। इसके बाद सर जो है मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कोई भी ऐसी अनवांटेड, मैंने पीछे भी पहले भी आपको बताया है कि कोई भी ऐसी ऐड आप देखते हो तो उसको जरूर रेज करो इशू। तो वो फ्लैग इशू करना बहुत जरूरी है। किसी भी साइट पे, आप टीचिंग साइट ज्यादातर अगर आप विजिट कर रहे हो उस पर कोई ऐसी ऐड आ रही है जो अनवांटेड है या जो बच्चों पर प्रभाव बुरा डाल सकती है, तो उसका जरूर आप उसको 1 मिनट जरूर हमारा खराब होगा, लेकिन आप उसको जरूर वहां क्रॉस करके रिपोर्ट करो कि जो ये ऐड है ये जो है आपत्तिजनक है और ये जो है बुरा असर डाल सकती है। हमारा 1 मिनट जरूर खराब हुआ, लेकिन उसका फर्क ये होगा कि जितनी ज्यादा ऐसी एड्स रेज होंगी, उनके खिलाफ जो है इश्यूज रेज होंगे, उतनी जल्दी वो रिमूव हो। और कल को हम या हमारा बच्चा या किसी और का बच्चा उस साइट को विजिट कर रहा है तो उसको वैसी ऐड देखने का मौका नहीं मिलेगा और उस पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। ये रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर आप ऐसी साइट देख रहे हो जिस पर कोई ऐसी आपत्तिजनक ऐड आ रही है तो उस पर जरूर थोड़ा सा, कई बार हम क्या करते हैं, कोई ऐसी ऐड आ जाती है हम उस साइट को बंद कर देते हैं, इसको तो ऐड आपत्तिजनक आ रखी है तो हम इसको नहीं देखते, दूसरी ऐड देख ले। लेकिन वो साइट ठीक है, उस पर ऐड गलत आई हुई, उस ऐड को आप इश्यू रेज करो कि भैया आपकी साइट पे ये जो ऐड आई हुई है गलत आई हुई है, इसको नहीं होना चाहिए। जब तक हम नहीं बताएंगे उनको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एड्स ऑटोमेटिक आती है सर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है सर, कोई भी आप ऐसी ऐड देखते हैं उसको
उस साइट को बंद करने की बजाय आप उस ऐड को जो है बंद करने की कोशिश करें। दूसरा सर जो है बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर जरूर करें कि भैया कोई आपको ऑनलाइन धमका रहा है, डरा रहा है, या कोई ऐसा कुछ आपसे गलती होगी, कोई ऐसा आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो आप जो है उस चीज से डरे ना, घबराए ना और हमें बताएं। और कोई भी ऐसी चीज हम सोशल मीडिया पे या ग्रुप में ना पोस्ट करें जिससे किसी की जो है धार्मिक या किसी की पर्सनल जो फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो। हम शिक्षक हैं सर, शिक्षक जो है अच्छी चीजें सिखाने का जो है जिम्मेवारी है सर हमारी, कि हम बच्चों को वो चीजें सिखा पाए जो अच्छी होती है। तो इसलिए शुभ्रांशु जी, जी ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर हमारा सेशन और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला भी है। किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में तो वो सर से कर सकता है। हरमिंदर जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया था। हरमिंदर जी, क्वेश्चन पूछना है तो आप माइक ऑन कीजिए। चलो, हमारे पास देवराज जी हैं। देवराज जी, अपना क्वेश्चन नमस्कार जी। जी सर बताइए। हेलो। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। सर वैसे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आपने दे ही दिया था। मेरा क्वेश्चन जो है ये अनवांटेड जो एड्स आती हैं इसको लेकर ही था। जी सर। फिर भी आपने ये बता दिया कि हम जो है अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई साइट्स यूज कर रहे हैं और ये पॉप्स और कुकीज आते हैं जी तो हम इनको ब्लॉक कर सकते हैं। जी सर तो बिल्कुल। मोबाइल के लिए थोड़ा सा बताइए सर, अगर मोबाइल में भी बहुत सारी साइटों पे ऐसी चीजें आ जाती हैं सर मोबाइल क्या है, तो हम मोबाइल नहीं देखना चाहते। जी सर मोबाइल में क्या है, जो एड्स शो करता है हमें नहीं पता चलता। जो हम एड्स यूटिलाइज करने कोई भी है, जैसे फ्लिपकार्ट का है या अमेजन का कोई भी थर्ड पार्टी है सर्चिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जो है डाटा वहीं से उठाता है। जैसी ऐड अगर हम देख रहे हैं तो उसका समाधान ये है कि सर जो हमारा जीमेल का अकाउंट है उसमें एक तो हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, सर्च हिस्ट्री, हम उसको बंद कर देंगे। जीमेल में आप सेटिंग्स में जाके जो आपकी सर्च हिस्ट्री है उसको आप बंद कर दोगे, तो उसके बाद वो सर्च हिस्ट्री कोई भी एप्लीकेशन आपकी जो है सर्च नहीं कर पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं। तो उसमें वैसे वो चीज आप करोगे तो उसके बाद ये अनवांटेड एड्स जो है आनी बंद हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आ रही है तो सर फिर आप ये देखो कि वो किस एप्लीकेशन के थ्रू आ रही है। कुछ एप्लीकेशन है जैसे यूसी ब्राउजर पहले था, उसमें बहुत एड्स आती थी। हम एक जेन्युइन ब्राउजर यूज कर रहे हैं नेट सर्च करने के लिए या नहीं। अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी ओपेरा हो गया या क्रोम हो गया इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर बहुत सारी ऐड आती है। अगर हमारे पास पॉपअप ऊपर फिर भी आ रहा है तो आप उसको प्रेस करो थोड़ी देर, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे सेटिंग का, आप सेटिंग्स में जाके उसको रिमूव कर सकते हैं कि दोबारा ऐसी मेरे को ऐड आप ना दिखाओ। ये मोबाइल के लिए सर। जब भी आपको वो पॉपअप आ रहा है या ऊपर स्लाइड डाउन करोगे उसमें ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं, उसमें बहुत सारी एड्स आती हैं। मैंने भी देखा है जो हमारे पेरेंट्स के मोबाइल है उनमें बहुत सी ऐड आई रहती है, लेकिन हमारे में नहीं आते। हम भी यही बोलते हैं आपने क्या किया, कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने ऐसी, ये दुनिया भर की ऐड आ रखी है। तो उसमें यही है कि उसमें हमें ये चेक करना है कि ये ऐड किस एप्लीकेशन के थ्रू जो है हमारे पास आ रही है, उस एप्लीकेशन का पता लगाओ और उसको अनइंस्टॉल कर दो। सर ज्यादातर तो न्यूज की हम कई बार जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें भी ये बहुत दिक्कत आती है, अनवांटेड जो है एड्स हमारे पास आ जाती है। तो उस चीज को वेरीफाई करो कि सर ये जेन्युइन ऐप है या नहीं है और ये किस एप्लीकेशन के थ्रू एड्स हमारे पास आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू जी। देवराज जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है पोस्ट फ्रॉड के बारे में। जैसे आपने प्री फ्रॉड के बारे में बताया कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया सर, ठीक। बट एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार सर मेरे साथी थे, उन्होंने एक सेकंड सर, हाँ, उन्होंने सर क्या किया कि वो एक मिल्कमैन थे और वो मेरे अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक फोन आया, उन्होंने कहा सर व्हाट्सएप पर है ना ऐसे ऐसे लिंक आया हुआ है और मेरे नाम से कि सर मैं देवराज सर बोल रहा हूँ और मेरे अकाउंट में इतने रुपए की जरूरत है सर, अभी डालना। तो उन्होंने कहा कि भी कैसे, वो नींद में था,
तो उनको जल्दी जल्दी डालना, मतलब उनको बातों में उन्होंने उलझा दिया और उन्होंने कहा कि अभी मैं आपके पास अपना अकाउंट का बैलेंस का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, मेरे में इतने हैं, आप मुझे इतने रुपए डाल दो जल्दी से, और मैं आपके पास एक लिंक भेज रहा हूँ। उन्होंने लिंक भेजा, लिंक भेजने के बाद कहा कि इसके ऊपर क्लिक करना, फोन मत काटना, ऐसे कंटिन्यू रखना ताकि मुझे कुछ इमरजेंसी है। तो सर ऐसे कंटिन्यू चलते रहे और उनके अकाउंट में जितने रुपए थे वो कट गए। ये तो सर एक नॉर्मल है। फिर हम कैथल थाने में जो सिटी इसमें गए, उन्होंने कहा कि मास्टर जी आपने रुपए डलवाए। मैंने कहा कि सर मैंने तो कुछ नहीं रुपए डलवाए। आपने कहा था कि आपको ऐसे ऐसे इमरजेंसी काम है। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। फिर मैं चलो भाई थाने में चलते हैं। हम सर थाने में गए। थाने में जाने के बाद जैसे हम अंदर गए, बोले सर क्या हुआ? हमने कहा सर ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गए। तो जो अपने पुलिस पर्सन थे उनको हंसी आ गई। ने बोला सर अच्छा आप लोगों के साथ भी होगा? मैंने कहा हाँ सर ऐसे ऐसे हो गए, साथी हैं ये, इनके दूध की अपनी डेयरी बना रखी। तो ने बोला अच्छा। ने बोला सर ऐसे तो बहुत हो रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसे होगा? मैंने कहा सर ये तो हो गया, अब इसकी समस्या सॉर्ट आउट कैसे हो? तो उन्होंने कहा सर ऐसे तो बहुत केस आते हैं और ये हो नहीं पाते। हमने कहा सर ये रिकॉर्डिंग रहा और इस बंदे को फोन करते हैं ना तो ये फोन उठाता भी है, बात भी करता है और इसकी लोकेशन ये अलवर के आसपास आ रहा है। तो सर मेरा क्वेश्चन को मैं समराइज करूं, शायद लंबा हो रहा है, क्या हमारा साइबर जो सिक्योरिटी है क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है कि एक पर्सन जिन्होंने फ्रॉड भी कर दिया, वो फोन भी उठा रहा, बात भी कर रहा है, ठीक अब अकाउंट में डाल दो, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, और हमारी पुलिस प्रशासन जो सिक्योरिटी इसमें साइबर सिक्योरिटी में, क्या वो उनसे रुपए वापिस नहीं ले सकते? उनको कल्प्रिट है, उनको पकड़ नहीं पा रहे क्या, या पकड़ नहीं? इसका जवाब आपको देता हूँ, या कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस है इसके बारे में सर बताना। मैं आपको सर क्लैरिफाई करता हूँ उसमें क्या दिक्कत आ रही है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि सर फोन तो अभी भी मिल रहा है और फोन उठा रहा है। क्या है सर, हमारे जो देश में है बेसिकली 4 कंपनियां हैं मोबाइल की जो नंबर प्रोवाइड करा रही है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जो है BSNL। तो उसमें क्या है सर, जो टावर है, जो लोकेशन है, मोबाइल नंबर से हम ट्रेस करने में हमें दिक्कत क्यों आ रही है। जो जियो है सर वो तो पिन पॉइंट लोकेशन दे रहा है कि उसमें हमें ये आइडिया हो जाता है 50 मीटर 100 मीटर के अंदर यहाँ वो पर्सन है। बट जब बात आती है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL की, तो इन दैट केस उनका जो सिस्टम है सर वो अपडेटेड नहीं है। उनकी जो लोकेशन आती है वो टावर की आती है, जहाँ पे उनका टावर लगा हुआ है वो टावर की लोकेशन आ जाएगी। हमें एरिया तो पता चल जाएगा कि ये 5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें कहीं बैठा हुआ है। लेकिन 5 किलोमीटर के एरिया में आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि फोन करने वाला बंदा कौन? ये तो सर आ गई मोबाइल की बात, जो आप बोलते हो कि मोबाइल फोन मिल रहा है और उठा रहा है, तो उसमें हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है कि वो फोन उठा रहा है। लेकिन जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये जो फोन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वोडाफोन के और एयरटेल के नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस चीज की नॉलेज है कि जियो जो है एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है जिससे हम पिन पॉइंट हो जाएंगे। बट वोडाफोन और एयरटेल जो है वो लोकेशन अच्छी नहीं दे रहा है जिसमें टावर की लोकेशन आती है। ये दिक्कत आ रही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं एयरटेल का और वोडाफोन का नंबर फ्रॉड करने के लिए, जिसमें जो सर्च एरिया जो है बढ़ जाता है, टावर की लोकेशन आएगी। अब उस टावर की वो किस दिशा में बैठा हुआ, कितनी दूरी में बैठा हुआ, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें दूसरा जो है तरीका जो है उनको ट्रेस करने का है सर, वो है पैसा। हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आती है, हम कभी भी नंबर नहीं मांगते, हम पहले ये मांगते हैं भैया आप अपना अकाउंट डिटेल दो, कार्ड डिटेल दो, ताकि हम ये ट्रेस कर पाए जो आपका पैसा वो गया कहाँ। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि खाता तो है आसाम के किसी रहने वाले का, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहा है फतेहाबाद। ठीक है, तो सर वो चीज बड़ा जरूरी है कि खाता किसके नाम है, क्या उस एरिया में पैसे निकल रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन के। क्योंकि इस हमारे देश की जितनी जनसंख्या है उससे उस हिसाब से बेरोजगारी भी उतनी ही ज्यादा है। लोगों को पैसे कमाने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। पीछे आपने न्यूज पढ़ी होगी, रेवाड़ी की है शायद, वहां ऐसे ही एक जो है अरेस्ट हुए हैं कुछ पर्सन। उनका क्या था, वो ऑन कमीशन बेसिस 2000-3000 रुपए में अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। किसी भी XYZ का पूरा ऐसे का ऐसा अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड, उनका डेबिट कार्ड नंबर आके बेच देते हैं 1000-2000 रुपए में। तो वो ट्रेस कब हो पाते हैं, जब हम एंड तक पहुंच जाते हैं किस अकाउंट से पैसा निकला है। जिस अकाउंट से पैसा निकला है, ये चेन भी बड़ी लंबी है, एक खाते में पैसा ट्रांसफर होते ही साथ से नहीं निकलते। ये चीज सर मैंने आपको भी कल बताई थी कि जो गोल्ड फ्रॉड है वो हमारे मेवात और भरतपुर एरिया वाले कर रहे हैं।
वो चीज हमें पता है कि आप जैसे कंप्लेंट लेके आओगे ना, हम आपको बता सकते हैं कि ये वहां से का आदमी मिलेगा भाई। लेकिन उसमें सक्सेसफुल जब होते हैं जब उसमें कोई वहां का लोकल खाता इस्तेमाल हो रखा होगा, तो उसमें ये हो जाता है एरिया भी वही है, खाता भी वही का इस्तेमाल हो रखा है, जिस पर्सन का ये अकाउंट इस्तेमाल हुआ है अगर उसकी जानकारी में नहीं, कम से कम वो ये बता सकता है कि भाई मेरा ये खाता ये बंदा लेके गया। ठीक है सर, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, कई बार हमें 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार वो 2 महीने में भी काम हो जाता है। तो पैसा जाने में तो सेकंड लगती है सर, लेकिन जब उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करना पड़ता है ना सर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हमारे पास जो भी कंप्लेनेंट आता है हम उसको ये बात बोलते हैं कि हम आपको पूरा सेटिस्फाई करेंगे, आपका रिकॉर्ड प्रॉपर आपको शो करेंगे, लेकिन आपको हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये हमारे पास भी अवेलेबल है। जैसे जैसे रिकॉर्ड आएगा, जैसे जैसे पैसे आगे ट्रांसफर होते हैं, वैसे वैसे हम अपना उस बैंक को रिक्वेस्ट डालते हैं, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम रिक्वेस्ट डालते हैं वो हमें डाटा उस अकाउंट का प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सर ये है कि जो हमारे लोकल थाने हैं उनमें जो क्राइम है, उनमें लड़ाई झगड़े चोरी इन चीज के ज्यादा क्राइम है, वो इस चीज में स्पेशलाइज होती है। ठीक है, इसलिए एक स्पेशल यूनिट साइबर क्राइम के कैथल में बनाई गई है, जो सिर्फ साइबर क्राइम के जो है टॉपिक्स हैं उन्हीं से डील करता है। और आप वहां आओगे तो कोई भी आपको ये जरूर बोलेगा कि अच्छा मास्टर जी आपके साथ भी हो गया। हम ये हमारी जो पर्सनल है, मैं खुद बोलता हूँ, कोई आता है पढ़ा लिखा तो हम उनको यही बोलते हैं कि सर जो है हम कोई अनपढ़ आदमी है या कोई कम पढ़ा लिखा है उससे हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ उनकी जानकारी नहीं है, उनके साथ ऐसी ठगी होगी। लेकिन जब आप पढ़े लिखे लोग भी ऐसे चीज के शिकार होते हो तो हमें बड़ा दुख पहुंचता है कि हमारे देश के जो शिक्षक हैं उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि फ्रॉड ऐसे हो रहे। लेकिन हम किसी को ये नहीं बोलते कि भाई आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे, हम हर बंदे की कंप्लेंट लेते हैं, उसका सारा काम करते हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड और जैसे जो रिकॉर्ड आता है वो आपके सामने रखते हैं और उस हिसाब से आगे कार्रवाई करते हैं। जी सर, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, समय कम है, साइबर सिक्योरिटी के बारे कल हम बात कर चुके हैं, अब सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग पे किसी का क्वेश्चन हो तो करे। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमारी कल बात हो चुकी है, तो इस पर कोई क्वेश्चन ना करें प्लीज। जी संदीप पाठक जी। ये था विषय में तो नहीं है स्टडी का, लेकिन अगर आप चाहें अलाउ करें तो मैं पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन पर्सनल है कुछ। सर ऑनलाइन स्टडी के ऊपर है, क्योंकि अभी हमारा समय भी हो चुका है वैसे तो चाय का। जस्ट एक सेकंड चाहिए सर मुझे बस। जी जी सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको हमारे फ्रेंड सर्कल का नेम कैसे पता लगता है जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। जी सर, इनको हमारे फ्रेंड सर्कल का नेम कैसे पता लगता है जो ये ऑनलाइन करते हैं सर? सर उसमें कमी हमारी रहती है, जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसमें हमने प्राइवेसी नहीं लगा रखी होती है, हम अननोन पर्सन होते हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर लेते हैं। या फिर दूसरी हमारी गलती ये रहती है सर, हमारे पास किसी का भी फोन आता है वो इतना बोलता है कि पहचान लिया जी, और उसके बाद या फिर वो कुछ ऐसा बोलेगा, अरे मतलब सैनी साहब बात कर रहा हूँ, उसके बाद पहचान लिया, उसके बाद नाम वगैरह तो हम खुद ही बता देते हैं, अच्छा वो चीज बात कर रहे हो, हाँ हाँ भाई मैं वही बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा भी अगर उस चीज पे गौर दोगे, उसकी भाषा पे गौर दोगे कि वो किस तरीके से बोल रहा है, तो आप पहचान जाओगे कि ये पर्सन वो नहीं है। सर इस बारे में स्टेट टीम ने हमें ये बताया था कि जो हमारी फेसबुक है, ट्विटर है, याहू है, ये सारे बैक एंड पे हमारा डाटा बेचते हैं और बकायदा आपसे परमिशन लेके बेचते हैं, आप उसको परमिट करते हैं। यदि वहां परमिशन आप ना दें तो हमारा डाटा वो लीक नहीं कर पाएंगे। हम बिना देखे क्लिक कर देते हैं किसी पे और वो उनको अथॉरिटी मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, तो वो बेचते हैं सर, वहां से मिलता है उनको। जी और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, चाय का समय हो गया है। शुभ्रांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दोनों सेशन ही बहुत जबरदस्त रहे और बहुत ही सभी साथियों से रिलेटेड थे, क्योंकि आज का ज्वलंत मुद्दा ये चला हुआ है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी एक बार शॉर्ट क्लैप के साथ शुभ्रांशु जी को विदा कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और अभी हमारा 11:30 हो चुके हैं पूरे, 11:45 पे ठीक दोबारा फिर मिलते हैं। टी ब्रेक के लिए आप जा सकते हैं। धन्यवाद।